हेलो क्लास, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसे कि आपको पता है, हम यहाँ पर यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स 08 कोड के लिए तैयारी करते हैं, जिसमें से आज की क्लास में रहेगी आपकी टॉप मोस्ट 15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे हम यूनिट 3 के, जो है आपके पास बिजनेस इकोनॉमिक्स। सो आज हम बिजनेस इकोनॉमिक्स के टॉप मोस्ट 15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, जो प्रीवियस क्लासेस में प्रीवियस ईयर्स में एग्जाम्स में आपसे पूछे गए हैं और जो हमने अपनी क्लासेस में पढ़े हुए हैं। उससे बियॉन्ड आपका कुछ नहीं आएगा, जो पढ़ा है उसी से ही क्वेश्चंस आपके रिलेटेड आए हुए हैं। और जो भी क्वेश्चन यहाँ पर आप करोगे, 15 क्वेश्चन है, 15 में से आपके एटलीस्ट 12 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। इससे पहले हमने यूनिट 1 एंड यूनिट 3 को पूरा कंप्लीट कर लिया है। जिन्होंने यूनिट 1 और यूनिट 3 को नहीं देखा है वो जाकर उनको भी देख लीजिएगा। यूनिट 1 की प्लेलिस्ट बना दी गई है, यूनिट 3 की भी बन जाएगी, उसको भी प्लेलिस्ट से आप देख लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूँगी, वहाँ से भी आप जो है क्लासेस को देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन फर्स्ट। देखिए, पढ़िए और करने की कोशिश करिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। हमने सभी क्वेश्चंस को पहले भी किया हुआ है, तो आपको इसको रिटेन भी रखना है और ध्यान में भी रखना है कि क्या आपने पढ़ा था। ठीक है, इसमें क्वेश्चंस में है, क्या करिएगा आप कैंसिलेशन करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, जो आपको ऐसा लगता है कि इसका ऑप्शन नहीं हो सकता है, उसको आप कैंसिल करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका? द किंक्ड डिमांड कर्व मॉडल ऑफ ओलिगोपोली वॉज डिवेल्प्ड बाई। जो आपका किंक्ड डिमांड कर्व है, जो हमने ओलिगोपोली के अंदर पढ़ी थी, जो इस तरह से आपकी बनती है, इस तरह से आपकी बनती है। ठीक है, इस तरह से बनती है, वो किसके द्वारा डेवलप की गई थी? तो ऑप्शन को देखिए और देखिए कि कौन सा इसका आंसर होगा। क्या फर्स्ट इसका आंसर होगा, सेकंड होगा, एजवर्थ होगा, स्विजी होगा, स्टॉकलबर्ग होगा, ऑगस्टिन कॉर्नॉट होगा? क्या होगा इसका आंसर? तो हमने इसके बारे में पढ़ा था कि किंक्ड डिमांड कर्व डेवलप्ड बाय प्रोफेसर पॉल स्विजी, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किंक्ड डिमांड कर्व इज रिलेटेड विद। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ये पढ़ा कि किंक्ड डिमांड कर्व कहाँ दी गई है, तो किंक्ड डिमांड कर्व इज रिलेटेड विद किससे है? क्या मोनोपोली से है, मोनोपोलिस्टिक से है, परफेक्ट कंपटीशन से है, या ओलिगोपोली से है? तो किंक्ड डिमांड कर्व जो है आपकी वो रिलेटेड है ओलिगोपोली से, क्योंकि ओलिगोपोली के अंदर आपकी जो डिमांड होती है वो वेरी करती है, सेम नहीं रहती है। प्रोडक्ट में डिफ्रेंशिएशन होता है, इसकी वजह से प्राइस आपके चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से आपकी डिमांड भी चेंजेस होती है। इसी की वजह से जो आपकी डिमांड कर्व बनती है वो किंक्ड बनती है, वो इस तरह से बनती है, वो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं बनती है। इसके लिए ये किस में आती है? ओलिगोपोली में। चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन है आपका, द लर्नर इंडेक्स मेजर, कि जो लर्नर का इंडेक्स है उसको कैसे मेजर किया जाता है, किस चीज़ से मेजर किया जाता है? क्या मार्केट पावर से मेजर किया जाता है, प्राइस से किया जाता है, प्राइस मार्जिनल कॉस्ट से किया जाता है, नन ऑफ द अबव? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, लर्नर इंडेक्स मेजर को मार्केट पावर से मेजर किया जाता है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। इन परफेक्टली कंपिटिटिव मार्केट, जब आपके पास परफेक्टली कंपिटिटिव मार्केट होगी, जो हमने फर्स्ट मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ा था, अ फर्म इन द लॉन्ग रन ऑपरेट्स एट द लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, मतलब कि आउटपुट के बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होना था, यहाँ पे जेड हो गया। ठीक है, क्या है कि लॉन्ग रन में जो आपकी फर्म होती है वो ऑपरेट करती है, एंड किस लेवल की आउटपुट, कहाँ पर उसको जो है ज़्यादा आउटपुट आएगी लॉन्ग रन में? जब एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट की इक्वल होगी, तब लॉन्ग रन में प्रॉफिट अर्न करेगी। मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल होंगे, मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होंगे, या फिर आपका एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होंगे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। जब आपके पास एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, सब इक्वल होंगे, तब आप लॉन्ग रन में प्रॉफिट अर्न कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। द डिमांड कर्व फेसिंग अ परफेक्टली कंपिटिटिव फर्म इज। जो डिमांड कर्व होती है, परफेक्टली कंपिटिटिव फर्म जब आपकी बनती है ना, परफेक्टली कंपिटिटिव फर्म, तो इस तरह से वो बनती है। तो आपकी ये डिमांड कर्व है, जहाँ पर आपका एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू की इक्वल होता है, वहाँ पर आपकी क्या बनती है? वहाँ पर आपकी परफेक्टली कंपिटिटिव मार्केट डिमांड कर्व बनती है। तो कैसी होगी ये?
ये होती है आपकी हॉरिजॉन्टल। कैसी होती है? हॉरिजॉन्टल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल। व्हेन एवरेज कॉस्ट इज डिक्लाइनिंग, जब आपकी एवरेज कॉस्ट डिक्लाइन करती है, जो कि हमने बढ़िया तरीके से इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझा था। ये आपके पास आती है एवरेज कॉस्ट, ये आपके पास आती है मार्जिनल कॉस्ट, और यहाँ पर ये मिलते हैं, इस पॉइंट के ऊपर ये मिलते हैं। ठीक है, सो आपके पास एवरेज कॉस्ट है, आपके पास मार्जिनल कॉस्ट है। तो अब बताइए कि व्हेन एवरेज कॉस्ट इज डिक्लाइनिंग, जब आपकी एवरेज कॉस्ट डिक्लाइन हो रही है, यहाँ पर ये डिक्लाइन हो रही है, तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी? मस्ट बी डिक्लाइनिंग। क्या इसको डिक्लाइन होना चाहिए? ये ज़रूरी तो नहीं है कि अगर ये भी डिक्लाइन हो रही है तो ये भी डिक्लाइन हो जाए, ये तो ज़रूरी बात नहीं है, ये तो नहीं होगा ऑप्शन। मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी अबव एवरेज कॉस्ट, तो क्या मार्जिनल कॉस्ट आपकी एवरेज कॉस्ट के ऊपर जाएगी? ये तो कभी नहीं होगा, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी राइजिंग, मार्जिनल कॉस्ट राइज हो रही है क्या? यहाँ पे राइज हो रही है क्या? नेगेटिव जा रही है ना, राइज थोड़ी ना हो रही है, तो ये भी नहीं होगा। तो मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी बिलो एवरेज कॉस्ट। क्या होना चाहिए? आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो एवरेज कॉस्ट के बिलो होनी चाहिए, नीचे की ओर होनी चाहिए। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी? आंसर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक इज यूजफुल फॉर, जो आपकी मार्जिनल कॉस्टिंग होती है, मार्जिनल सबसे पहले क्या होता है कि जब आप एक अतिरिक्त इकाई को प्रोड्यूस करते हो, जिसकी वजह से आपके टोटल कॉस्ट में या टोटल एवरेज में जो परिवर्तन आता है, जिसकी वजह से आपके प्राइस चेंजेस होते हैं, उसको आप बोलते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग। सो वो किसके लिए यूज़फुल होती है? मेक और बाई डिसीजन के लिए। जब आप मेक और बाई डिसीजन करते हो, जब प्रॉफिट प्लान आप करते हो, शट डाउन डिसीजन आप करते हो, ऑल ऑफ द अबव। तो क्या हो जाएगा? शट डाउन डिसीजन जब आप करते हो तब आपकी मार्जिनल कॉस्टिंग वहाँ पर यूज़फुल होती है। नेक्स्ट आपके पास आता है नॉर्मल डिमांड कर्व डिराइव स्लोप। अब नॉर्मल डिमांड कर्व जो ये है आपकी, ये किस तरह को स्लोप बनाती है? ये डिमांड है, ये डिमांड है, किस तरह को ये स्लोप बनाती है? सो ये आपकी स्लोप बनाती है डाउनवर्ड। कैसी बनाती है? नॉर्मल डिमांड कर्व आपका डाउनवर्ड होता है, वहीं पर आपका सप्लाई डिमांड कर्व अपवर्ड होता है, और इस तरह को बनता है। डिमांड एंड प्राइस में आपका रिलेशनशिप कैसा होता है? नेगेटिव। ये पॉजिटिव बन गया, पर कैसा होता है? नेगेटिव, नेगेटिव। और वहीं पर आपका सप्लाई एंड प्राइस में कैसा होता है? पॉजिटिव। सो इसको आप बोलते हो नॉर्मल डिमांड कर्व स्लोप्स कैसा होता है? डाउनवर्ड होता है। अब अगला क्वेश्चन है आपके पास कि इफ़ प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी डिक्रीज बाय 20%, अगर आपके पास एक कमोडिटी है, उसका प्राइस डिक्रीज, पहले हम बना लेते हैं यहाँ पर, ये आपका डिमांड है, ये डिमांड कर्व आपकी ऐसे बनती है ना, डिमांड। सो क्या बोला गया? इफ़ प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी डिक्रीज 20%, अगर प्राइस उसका डिक्रीज हो रहा है 20%, ये प्राइस है आपके पास, ये क्वांटिटी है, ठीक है। फॉर द प्रोडक्ट इज इंक्रीज बाई 40%, एंड जो है प्रोडक्ट की डिमांड जो है 40% बढ़े, प्राइस डिक्रीज हो रहा है, डिमांड बढ़ रही है, देन इलास्टिसिटी डिमांड वुड बी, क्या हो रहा है? प्राइस घट रहे हैं एंड डिमांड आपकी 40% बढ़ रही है। क्या हो रहा है? प्राइस आपके कम हो रहे हैं, डिमांड आपकी बढ़ रही है। सो ये इस तरह से ये डिमांड कर्व आपका आएगा, इस तरह से आएगा। यहाँ को आपकी डिमांड बढ़ी, यहाँ से आपका प्राइस कम हुआ, तो ये कौन सी आ गई? इसमें कैसे डिमांड कर्व आई? क्या परफेक्टली इलास्टिक आई? तो परफेक्टली इलास्टिक तो नहीं आई। परफेक्टली इलास्टिक में तो आपका कैसे बनता है? ऐसे बनता है। परफेक्टली इन इलास्टिक आई? नो। परफेक्टली इन इलास्टिक में तो आपका डायग्राम ऐसे बनता है। यूनिटरी इलास्टिक आई? नो। यूनिटरी इलास्टिक में तो आपका कैसे बनता है डायग्राम? यूनिटरी इलास्टिक में आपका ऐसे बनता है, जहाँ पर सब चीज़ें आपकी इक्वल होती हैं, ऐसे बनता है। और कौन सी बची? हाईली इलास्टिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाईली इलास्टिक होता है जब आपकी डिमांड, जब आपकी प्राइस इंक्रीज होते हैं और आपकी डिमांड कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिमांड मस्ट हैव द एलिमेंट। अब डिमांड के पास कैसा एलिमेंट होना चाहिए, या डिमांड आप किस चीज़ से निर्धारित करोगे कि ये आपकी डिमांड है? क्या डिमांड के पास डिज़ायर होना चाहिए, क्या वांट्स होने चाहिए, क्वांटिटी, प्राइस एंड टाइम होना चाहिए, या ऑल ऑफ दीज होने चाहिए? तो इसमें तो सोचने की बात ही नहीं है। हमने डिमांड में पढ़ा है कि हमारे पास डिज़ायर भी होने चाहिए, वांट्स भी होने चाहिए, सेम क्वांटिटी भी आपके पास होनी चाहिए, प्राइस एंड टाइम के ऊपर आप जब डिमांड करोगे तो वो आपकी डिमांड हो जाएगी। तो उसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डिग्री क्या होगी इन केस जब डिमांड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जब आपकी डिमांड कर्व जो है वो स्ट्रेट लाइन बनाएगी, किसके पैरेलल? एक्स एक्सिस। तो ये आपके वाई एक्सिस है, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ठीक है। जब एक्स एक्सिस के पैरेलल बनाएगी, इस तरह से बनाएगी, तब आपकी डिमांड कर्व किस तरह की होगी? यहाँ पर आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किस तरह की होती है? यहाँ पर होती है इलास्टिसिटी डिमांड इज इक्वल टू इन्फिनाइट। यहाँ पर आपके प्राइस जो होते हैं वो स्टेबल रहते हैं और डिमांड आपकी इंक्रीज होती है। जरा सा प्राइसेस में परिवर्तन आने की वजह से आपकी डिमांड जो है वो जीरो हो जाती है। तो यहाँ पर डिमांड आपकी कितनी है? इन्फिनाइट है, कितनी भी आप डिमांड यहाँ पर कर सकते हो। लेकिन अगर प्राइसेस में थोड़े से चेंजेस हुए तो आपकी डिमांड क्या हो जाएगी? डिमांड आपकी जीरो हो जाएगी। तो पैरेलल जब बना तो यह कैसा आ गया? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इन्फिनाइट। सो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन है आपके पास, देयर इज द नो एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड इन केस ऑफ। इनमें से ऐसा कौन सा केस है जिसमें लॉ ऑफ एक्सेप्शन की अपवाद नहीं होता है? क्या गिवन गुड्स में होता है, नॉर्मल गुड्स, आर्टिफिशियल और कंसिपियस कंजम्पशन इसमें होता है, या इग्नोरेंस ऑफ द बायर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्मल गुड्स में आपका जो एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड है उसके ऊपर कोई एक्सेप्शन नहीं होती है। नॉर्मल गुड्स में आपको परचेज करनी ही पड़ेंगी। नॉर्मल गुड्स में इसमें आपका पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता है, ये आपको परचेज करनी पड़ेंगी। उसके बाद आपके पास 13 क्वेश्चन आता है, अ मेजर ऑफ द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स इज नोन एज। जब आपकी एक वस्तु की क्वांटिटी में परिवर्तन आता है ना, तो दूसरे वस्तु के प्राइसेस में अगर मतलब मान लीजिए एक वस्तु के प्राइसेस में चेंजेस आया तो दूसरे वस्तु की डिमांड के ऊपर क्या असर होगा? तो जहां पर दो वस्तुएं आ जाती हैं, किस तरह की आप डिमांड आप उसको बोलते हो? जब एक मान लीजिए एक वस्तु के प्राइस में चेंजेस आने की वजह से दूसरी वस्तु की डिमांड के ऊपर क्या असर होता है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो ये किस तरह की डिमांड है आपकी? क्या ये क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड है, सब्स्टिट्यूट इलास्टिसिटी है, कॉम्प्लीमेंट्री है, प्राइस इलास्टिसिटी है? तो प्राइस इलास्टिसिटी में तो हमने ये पढ़ा है जब किसी वस्तु एक ही वस्तु के प्राइस बढ़ते हैं या कम होते हैं उसका डिमांड के ऊपर क्या असर होगा, तो ये तो नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री होता है कि जब आप दो वस्तुओं को एक साथ प्रयोग करते हो। तो कॉम्प्लीमेंट्री भी अगर आप इंक की मान लीजिए इंक जैसे आपके पास इंक है और पेन है, साथ साथ में चलते हैं, एक दूसरे के बिना कोई भी काम नहीं कर सकता, तो सब्स्टिट्यूट इफेक्ट यहाँ कुछ नहीं हुआ, ये भी नहीं है। सब्स्टिट्यूट होता है कि अगर आपने एक को प्रयोग नहीं किया तो आप दूसरी को प्रयोग कर लो, ये भी नहीं। ये आएगा आपका क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या आंसर हो जाएगा? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जब एक वस्तु के प्राइसेस चेंज होते हैं तो दूसरी वस्तु की डिमांड के ऊपर क्या असर होता है या दूसरी वस्तु किस तरह से प्रभावित होती है, तो उसको आप बोलते हो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है, अ फर्म दैट प्रोड्यूस हाईली सब्स्टिट्यूट गुड्स। ऐसी फर्म जो आपके पास हाईली सब्स्टिट्यूट गुड्स जो है वो प्रोड्यूस कर रही है, कैन अडॉप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइस स्ट्रेटजी। इसमें से कौन सी वो प्राइस स्ट्रेटजी को अपनाएंगे? क्या ट्रांसफर प्राइसिंग? नो, तो ट्रांसफर तो नहीं करेंगे प्राइसेस। गोइंग रेट जो चले हुए हैं रेट, सब्स्टिट्यूट गुड्स आप बना रहे हो तो गोइंग रेट तो नहीं, जो चले हुए हैं उसको तो आप नहीं रखोगे। फुल कॉस्ट प्राइसिंग, फुल कॉस्ट भी नहीं आप यहाँ पर रख सकते हो, ये कॉस्ट प्लस आ गया वो भी नहीं आप रख सकते हो। तो क्या आपके पास आंसर आएगा? प्रोडक्ट बंडलिंग। आप क्या करोगे? प्रोडक्ट बंडलिंग करोगे, उसके हिसाब से आप प्राइस को निर्धारित करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, फॉर इन्फीरियर कमोडिटीज इनकम इफेक्ट इज। जब आपके पास इन्फीरियर कमोडिटीज आती है तब आपके पास इनकम इफेक्ट कैसा होता है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फीरियर। इन्फीरियर का मतलब होता है मूल्यवान। कभी कभी ऐसी वस्तुएं या ऐसी वस्तुएं मार्केट के अंदर होती हैं जो आपके स्टेटस सिंबल होती हैं। जैसे आपने एक अच्छा सा लग्जरी आपने सोफा सेट परचेज कर लिया, आपने एक लग्जरी घर बना लिया, आपने एक लग्जरी कार ले ली, वो क्या है? इन्फीरियर गुड्स के अंदर वो आती है। नहीं, वो इन्फीरियर नहीं है, वो सुपीरियर है। वो क्या है? सुपीरियर। सॉरी, ये आपकी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया इसका मतलब होता है ये सुपीरियर गुड्स आपकी होती हैं, है ना? सुपीरियर गुड्स। इन्फीरियर मैं भूल गई थी। इन्फीरियर होता है आपके पास निम्न कोटि की वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं जो निम्न कोटि की होती हैं, मतलब कि ऐसी वस्तुएं जब आपके प्राइस कम होते हैं, प्राइस नहीं,
जब आपकी इनकम कम होती है, क्योंकि इनकम इफेक्ट हम देख रहे हैं ना, इन्फीरियर गुड्स होगी निम्न कोटि की वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जो आप, जब आपके पास इनकम कम होगी तब आप परचेज करोगे। तो जब आपके पास इनकम कम होगी तब आप ज़्यादा परचेज करोगे, और जब आपके पास इनकम ज़्यादा होगी तब आप नॉर्मल गुड्स को परचेज करोगे। तो कैसा इफेक्ट इसमें आ गया, नेगेटिव आ गया। इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव इन इंफीरियर कमोडिटीज़ में, नेगेटिव होता है। और यहीं पर अगर आपका सुपीरियर कमोडिटीज़ होता तो वहाँ पर आपका होता पॉजिटिव। क्या होता वहाँ पर, पॉजिटिव। इन्फीरियर कमोडिटी की बात की जा रही है यहाँ पे। इन्फीरियर वो होती है निम्न कोटि की वस्तु जिसको आप ऐसे तब परचेज नहीं करना चाहोगे जब आपकी इनकम ज़्यादा होगी, क्योंकि वो ऐसी वस्तुएं होती हैं जो ज़्यादा टाइम तक नहीं चलती हैं, निम्न है वो। और जब इनकम का इफेक्ट, जब ये तो नॉर्मल सी बात है कि जब आपकी इनकम कम होगी तो आपको मजबूरी में खरीदनी पड़ेगी ना इन्फीरियर गुड्स। जब आपके पास इनकम ज़्यादा होगी तो तब आप सुपीरियर गुड्स की ओर ही जाओगे, नॉर्मल गुड्स को परचेज करोगे जो अच्छी हैं, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी हैं या आपके लिए अच्छी है। सो इस तरह से आपके पास जो इन्फीरियर कमोडिटी इनकम इफेक्ट होता है वो नेगेटिव होता है। कैसा होता है, नेगेटिव। इनकम ज़्यादा होगी, इन्फीरियर कमोडिटी की डिमांड कम होगी, इनकम कम होगी, इन्फीरियर कमोडिटी की डिमांड ज़्यादा होगी। सो ये चीज़ें हैं, इसमें कैसा इफेक्ट होता है, नेगेटिव। सो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप कि आपको 15 क्वेश्चन में से 12 प्लस क्वेश्चन आपके ठीक हो गए होंगे। इसी के साथ हमारी यूनिट 3 भी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है। ऐसा मत सोचिएगा कि ये क्वेश्चन इजी थे, इसी ही टाइप के क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जाते हैं। हो सकता है थोड़ा आगे पीछे क्वेश्चन आ जाए, यहीं से आपके कुछ मैचिंग के क्वेश्चन या स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकते हैं। अगर आपने ब्रीफली, अगर आपने सेशन देखे होंगे, अगर बुक्स को पढ़ा होगा ब्रीफली, तो तब आपको स्टेटमेंट से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, मैचिंग से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, तब आपको ईजिली वो क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है। सो आज हमारी यूनिट 3 भी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम कोई नेक्स्ट यूनिट करेंगे। ठीक है। सो ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छे लगे होंगे क्वेश्चंस तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। अगर आपको लगता है मुझे कुछ चेंजेस करने चाहिए अपने तरीके में तो वो भी मुझे सजेशन आप कर सकते हो। थैंक यू सो